Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is transpiration. सबसे पहले हम ट्रांसपायरेशन को देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन होती क्या है। कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू एवोपोरेशन, प्लांट की सरफेस से वाटर का एवोपोरेशन के ज़रिए एस्केप आउट कर जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू एवोपोरेशन, प्लांट की सरफेस से वाटर का एवोपोरेशन के थ्रू लॉस कर जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन कहाँ कहाँ होती है प्लांट्स के अंदर, किन किन उसके पार्ट्स के अंदर होती है। तो आगे देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। के थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है। उसके अलावा जो लीफ की एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती हैं, उनके थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। उसके अलावा स्टेम में लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं, उनसे ट्रांसपायरेशन होती है। तो इन 3 वेज के ज़रिए, ये 3 मूड्स हैं जिनसे ट्रांसपायरेशन होती है। एक स्टोमेटा, लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ से होती है। एपिडर्मस, लीफ की एपिडर्मस के ऊपर जो क्यूटिकल्स मौजूद होते हैं उनके थ्रू होती है। उसके अलावा स्टेम में जो लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं उनसे होती है। हमारा जो सिलेबस में हमने स्टडी करनी है वो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। कि वो ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होती है वो क्या कहलाती है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, कि ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, वो ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू टेक प्लेस होती है वो क्या कहलाती है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती कैसे है, किस वे में होती है। तो ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के ज़रिए होती है, लीफ के अंदर मौजूद होते हैं मीजोफिल सेल्स। ये मीजोफिल सेल क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड्स करते हैं एवोपोरेशंस के लिए। इनका क्या फंक्शन होता है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एवोपोरेशन के। अब मैकेनिज़्म क्या है, होती कैसे है ट्रांसपायरेशन। के वाटर विड्रॉ फ्रॉम द जाइलम इनटू द मेसोफिल सेल। हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा कि रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं रूट सॉइल से, वो जाइलम के थ्रू प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन तक पहुंचता है। जब जाइलम से पानी आता है मेसोफिल सेल के अंदर, तो मेसोफिल सेल पे जैसे ही आता है, मेसोफिल सेल की जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर वाटर जो है वो एक फिल्म बना लेता है। अब जब ये वाटर फिल्म बना लेता है तो उस एयर स्पेसेस जो मौजूद होती हैं लीफ के ऊपर, उन लीफ के अंदर जो एयर स्पेसेस होती हैं, उन एयर स्पेसेस के थ्रू जो मेसोफिल्स की सेल वॉल के ऊपर वाटर की फिल्म बनी थी, वहाँ से वाटर क्या करता है, वो वाटर वहाँ से एवोपोरेट कर जाता है। वाटर के वेपर डिफ्यूज़ होते हैं एयर स्पेसेस से स्टोमेटा की तरफ, और उसके बाद वो आउटसाइड द एयर जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसका क्या मैकेनिज़्म था कि जाइलम से वाटर आया मेसोफिल सेल के अंदर, और मेसोफिल सेल के अंदर आने के बाद मेसोफिल सेल की जो सेल वॉल थी वहाँ पे वाटर ने एक फिल्म बनाई, और वहाँ से वाटर एवोपोरेट किया एयर स्पेसेस ऑफ लीफ के अंदर जो एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं वहाँ पे वाटर के वेपर क्या थे, डिफ्यूज़ हुए इन एयर स्पेसेस के अंदर, और डिफ्यूज़ होने के बाद कहाँ चले गए, एटमोस्फेयर के अंदर। ये होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के अंदर मैकेनिज़्म। के रूट्स ने वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम के थ्रू वाटर मेसोफिल सेल में आया। मेसोफिल सेल में आने के बाद मेसोफिल सेल की सेल वॉल के ऊपर वाटर ने फिल्म बना ली। वहाँ से वाटर कहाँ चला गया, एयर स्पेसेस जो होती हैं लीव्स के अंदर, वहाँ पे उन एयर स्पेसेस के अंदर वाटर गया। एयर स्पेसेस में जाने के बाद वाटर डिफ्यूज़ किया, डिफ्यूजन के ज़रिए वाटर जो है वो एयर स्पेसेस के ज़रिए एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। ये होती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि किस तरह ओपन एंड क्लोज होती हैं स्टोमेटा। फर्स्ट तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन अबाउट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। हमें कैसे पता चलता है कि स्टोमेटा ओपन है।
या नहीं। तो कुछ कंडीशंस बायोलॉजिस्ट ने रखी हैं जिससे पता चलता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का। वो ये है कि मोस्ट प्लांट कीप देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज द नाइट, कि बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होते हैं लेकिन नाइट टाइम में क्लोज कर दिए जाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं और डे में क्लोज्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। स्टोमेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये गार्ड सेल के थ्रू जो रेगुलेशन होती है ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करता है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोमेटा क्या है कि ये रेगुलेट करता है ट्रांसपायरेशन को थ्रू द एक्शन ऑफ गार्ड सेल के एक्शन के थ्रू जो प्लांट के अंदर या स्टोमेटा के अंदर ट्रांसपायरेशन है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल, कि गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कि गार्ड सेल और स्टोमेटा अटैच होते हैं एक दूसरे से एंड के ऊपर। ये गार्ड सेल है, एंड के ऊपर एक दूसरे से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। इनकी इनर साइड जो होती है वो कनकेव होती है और जो आउटर साइड होती है इनकी वो कन्वेक्स होती है। गार्ड सेल के स्ट्रक्चर में ये दो गार्ड सेल हैं, इनकी जो इनर साइड है वो कनकेव है, आउटर साइड जो इनकी वो क्या है, कन्वेक्स है, और इनके ये पॉइंट्स जो हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल। उसके बाद स्ट्रक्चर में ओपनिंग ऑफ स्टोमा के कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग होती हैं। जब गार्ड सेल गेट वाटर, इन गार्ड सेल के अंदर वाटर जाता है तो ये ट्रिजिड हो जाते हैं। इन होल्स पोर्स के थ्रू जब गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर होता है तो ये ट्रिजिड हो जाते हैं या इनके फूल जाते हैं। इनके ट्रिजिड होने से इनकी जो स्फीयर लाइक बीन्स हैं ये इस तरह ओपन हो जाती हैं। इसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमा। कि वाटर सेल से जैसे गार्ड सेल के अंदर वाटर जाता है तो इनके वाटर अंडर होने से जो गार्ड सेल हैं ये ट्रिजिड हो जाती हैं। ट्रिजिड होने से इनकी ये चीज़ जो है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह ट्रिजिड हो जाते हैं। इसकी वजह से ओपनिंग ऑफ स्टोमा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमा। दूसरा इसकी जो हेडिंग आएगी वो है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, के क्लोज कब हो गए, जब इन गार्ड वाटर्स के वाटर जो है वो एवोपोरेट कर जाएगा, या जो गार्ड सेल वाटर को लॉस करेंगे तो ये दोबारा जो गार्ड सेल हैं ये एक दूसरे से ज्वाइन होके इस फॉर्म में आ जाएंगे, इसलिए इनको हम कहेंगे ये क्या है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। नेक्स्ट, प्रीवियस रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो प्रीवियस रिसर्च में ये कहा जाता था जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है इन गार्ड सेल के अंदर, इन गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल होती है कि गार्ड सेल ने कब ओपन होना है और कब क्लोज होना है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि लाइट जो है ना, डे टाइम में लाइट का प्रोसेस होता है, सनलाइट मौजूद होती है, जिसकी वजह से पोटाशियम आयन जो होते हैं एपिडर्मल सेल से इनटू गार्ड सेल में आ जाते हैं। ये ऊपर इनके ये सारी एपिडर्मल सेल होती है। डे टाइम में क्या होता है कि एपिडर्मल सेल के अंदर जो पोटाशियम आयन मौजूद होते हैं वो गार्ड सेल के अंदर चले जाते हैं और गार्ड सेल से बाहर एपिडर्मल सेल में आ जाते हैं। इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, पोटाशियम आयन की मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट की वजह से जो है वो इनकी जब एपिडर्मल सेल से पोटाशियम आयन गार्ड सेल के अंदर चले जाएंगे तो गार्ड सेल के अंदर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ट्रिजिड हो जाएगा, जिससे इसका स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होगी कि जब पोटाशियम आयन गार्ड सेल से दोबारा एपिडर्मल सेल्स के अंदर आएंगे तो ये दोबारा जो गार्ड सेल हैं ये क्लोज हो जाएंगे, तो इससे स्टोमेटा की क्लोजिंग होगी। ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च, के मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो पोटाशियम आयन की वजह से होती है जो एपिडर्मल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। एपिडर्मल सेल से पोटाशियम आयन गार्ड सेल के अंदर एंटर होते हैं तो स्टोमेटा गार्ड सेल जो वो ट्रिजिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जब पोटाशियम आयन दोबारा गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल में आते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाती हैं। और प्रीवियस रिसर्च ये कहती थी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से जो है इनके गार्ड सेल ओपन एंड क्लोज होते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, के ट्रांसपायरेशंस की क्या सिग्निफिकेंस है। ट्रांसपायरेशन एक तरह से हार्मफुल भी होती है प्लांट्स के लिए और दूसरी तरफ इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। हार्मफुल ये किस तरह से होती है कि जिसकी सम टाइम ऐसा होता है कि ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होने की वजह से वाटर की कंसंट्रेशन जो है प्लांट के अंदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो ड्राउट खुश्क हो जाते हैं, विल्टिंग हो जाती है, मुरझा जाते हैं और सीरियस डेसिकेशंस आ जाती हैं और ऑफ्टन उनकी डेथ भी हो जाती है ज़्यादा वाटर के लॉस हो जाने की वजह से। और दूसरी तरह ट्रांसपायरेशंस बेनिफिट्स हैं वो किस तरह है कि इट क्रिएट पुलिंग फोर्स कार, ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करती हैं वाटर विच इज़ प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ वाटर एंड साल्ट फॉर रूट एंड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी। उसके अलावा ट्रांसपायरेशन ये ट्रांसपायरेशन जो है ये एक ट्रांसपायरेशन रेशनल पुल क्रिएट करती है। पुलिंग का प्रोसेस होता है जिससे सॉल्ट एंड वाटर रूट से तमाम प्लांट्स के बाकी जितने भी एरियल पार्ट होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। सेकेंड वन के जब वाटर ट्रांसफ़र होता है सरफेस ऑफ प्लांट से तो इसके लीव के अंदर कूलिंग इफ़ेक्ट होता है और ये इम्पॉर्टेंट होता है वार्मर इन्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, जब ट्रांसपायरेशन होती है लीव्स के थ्रू, हमने कहा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है और स्टोमेटल कहाँ होते हैं, लीव्स के ऊपर। जब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है लीव्स के अंदर तो लीव के ऊपर क्या कूलिंग का प्रोसेस काज होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है वार्मर इन्वायरमेंट के लिए। उसके अलावा वेट सरफेस ऑफ द लीफ सेल, लीफ के सेल की जो सरफेस होती है वो वेट रहती है जिससे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ओके जी, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।